हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजयश्री फिजिक्स। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम लोगों ने निकाला। जैसे हम लोगों ने देखा था किस प्रकार लाइन चार्ज की इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, किस प्रकार हम लोगों ने एक सर्कुलर रिंग का के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाले थे। हम लोगों ने सिलेंडर का, स्फीयर का, उसमें भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला था, सरफेस के बाहर, सरफेस पर और सरफेस के अंदर। अब हम लोग इस रिंग, जो रिंग निकाले हुए थे सर्कुलर रिंग, उस पे आधारित दो डेरिवेशंस देखेंगे। एक सर्कुलर प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और दूसरा किसी हेमिस्फेरिकल बाउल के कारण, है ना, और जो गोलाकार कटोरा ऐसे। ये जो कटोरा होता है, तो उसी के सेंटर पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखेंगे। ये जो प्लेट है और आपका जो हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है और हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर ही इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, तो उसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये सर्कुलर प्लेट जो है, इस सर्कुलर प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकालेंगे, ठीक है। फिर इसके बारे में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे किसी सर्कुलर प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो हमारे पास ये एक सर्कुलर प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर प्लेट। तो हमारे पास एक सर्कुलर प्लेट है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो है सिग्मा। इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, ठीक है। इसके सेंटर से कुछ दूरी पर, मान लेते हैं x दूरी पर एक पॉइंट P है, जहां पर इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। चार्ज इस पर कितना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका जो रेडियस है वो है r। रेडियस कितना है, r। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्कुलर स्ट्रिप बनाते हैं जो एक रिंग की तरह कार्य करेगा। ये जो है सर्कुलर स्ट्रिप बनाते हैं। ये सर्कुलर स्ट्रिप एक रिंग की तरह काम करेगा, है ना। और रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखे हुए हैं। और इस रिंग को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट जो इसका रेडियस है r तक, तो हम लोगों को इस सर्कुलर प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल जाएगी। मान लेते हैं कि यहां से इसका जो रेडियस है वो है y, और ये जो थिकनेस है वो है dy। यहां पर चार्ज कितना होगा, dq। इसका चार्ज हो जाएगा dq। तो अगर इसका एरिया निकालते हैं, इस स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं, तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई इसका कितना हो जाएगा 2πy, और चौड़ाई कितना हो जाएगा dy। एरिया ऑफ स्ट्रिप इक्वल टू क्या आ जाएगा 2πy इंटू dy। ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं कि इस dy का जो चार्ज है dq,
ये पूरे चार्ज प्लेट का जो है चार्ज डेंसिटी कितना है, वो है सिग्मा, है ना। सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। इस dq से पॉइंट P कितनी दूरी पर है, dq से पॉइंट, ये दूरी है इसका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूरी कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके कारण हम लोगों को DE मिला। इसके कारण हम लोगों को फाइनल कितना मिल रहा है, DE मिल रहा है। चलिए यहां पर देख लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोगों का सिग्मा है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इट इज इक्वल टू हो जाएगा, इसके लिए अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, dq बाई dy। तो dq सॉरी dq बाई dA। तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी dq इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा dA। dA यही ना एरिया है, इट इज इक्वल टू dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 पाई y dy, ठीक है। ये dq का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अब यहां से देखते हैं, ये थीटा, ये भी थीटा, थीटा के सामने y है जो कि परपेंडिकुलर है और x जो है बेस है, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोगों को, tan थीटा। तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा। जब दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो हम लोगों को मिलेगा dy इज इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। y बाई एक्स इक्वल टू tan थीटा मिल रहा है, तो cos थीटा हम लोगों को कितना मिल जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा b बाई एच, एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। ये हो जाएगा हमारा cos थीटा का वैल्यू, ठीक है। अब देख लीजिए, रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, कितना होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करके इस रिंग का निकालेंगे, और इस रिंग का अगर हम लोग इस रिंग को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हम लोगों को इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो हम लोग वैल्यू डालते हैं, ओके। तो DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K के जगह पर K, Q के जगह पे क्या रहेगा DQ, Q के जगह पे क्या रहेगा DQ, X के जगह पे X की दूरी है X बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस R के जगह पे क्या है Y है ना, तो Y का स्क्वायर, ठीक है। तो DE बराबर, देखिए इसका लोअर लिमिट होगा 0, अपर लिमिट होगा कैपिटल R जब इंटीग्रेट करेंगे तो K के जगह पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू DQ के जगह पर देखिए तो क्या लिखेंगे सिग्मा 2 पाई y dy इंटू एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो y का वैल्यू कितना है जी x tan थीटा, तो एक्स स्क्वायर tan थीटा, एक्स स्क्वायर tan
स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2 से 2 पाई से पाई। डी ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वाई की जगह पर डालेंगे हम लोग एक्स टैन थीटा इंटू डी वाई की जगह पर डालेंगे एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और इंटू एक्स बटा, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को मिल जाएगा एक्स सेक एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ओहो ये यहां पर पावर 3/2 होता है, यहां पर भी पावर कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों को क्या मिलेगा यहां पर डी ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब इंटू टैन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटा, यहां पर क्या हो जाएगा 2 2 कट जाएगा तो एक्स क्यूब और सेक क्यूब थीटा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, सेक स्क्वायर से इसका क्यूब कैंसिल, तो आपके पास डीई इज इक्वल टू आपके पास डीई इज इक्वल टू बच जा रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और टेन थीटा बाई सेक थीटा हो जाता है साइन थीटा, साइन थीटा डी थीटा डी थीटा। ठीक है, ई निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डीई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से r तक साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा को पहले हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो E इज इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा और r से लेके 0 तक, E इज इक्वल टू 0 से r तक 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू देखिए तो एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसको डाल देते हैं माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 से r तक। तो सबसे पहले r डालेंगे फिर 0 डालेंगे तो हम लोगों को वैल्यू आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पहले r डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस, फिर जब 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से ये निकल जाएगा रूट एक्स 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 कर जाएगा 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट निकल के आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये है हमारा किसी सर्कुलर प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि इस सर्कुलर प्लेट के बीच में एक स्ट्रिप हम लोगों ने लिया रिंग टाइप का, जिसका एरिया हम लोगों ने निकाला इतना डी इक्वल टू इतना हो जाता है। फिर हम लोगों ने सरफेस चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग डी ए बाई डी ए किया तो डी क्यू का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है ना, और डी क्यू निकालने के बाद फिर हम लोगों ने वाई और डी वाई का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिया। फिर हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग इक्वल टू के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2 होता है। सब वैल्यू को यहाँ पर पुट करके और सॉल्व करने के बाद हम लोगों को फाइनली ये रिजल्ट मिला। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर प्लेट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसी हेमिस्फेरिकल बाउल के
सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट, अब हम लोग किसी हेमिस्फेरिकल बाउल के सेंटर पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, ये इसका सेंटर हुआ, इसकी रेडियस जो है कैपिटल आर है। सबसे पहले हम लोग एक एक्सिस चूज करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि एक रिंग लेते हैं, है ना। ये हमने एक रिंग चूज किया और इस रिंग का इस रिंग के कारण ये पॉइंट जो है वो उसके एक्सियल पोजीशन पे है। तो रिंग के कारण एक्सियल पोजीशन पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखा है पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यदि इंटीग्रेट कर देते हैं तो इस हेमिस्फेरिकल बाउल के कारण, हेमिस्फेरिकल कप के कारण हम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये डिस्टेंस कितना हुआ r, और ये कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है। तो ये कितना एंगल बनाएगा, d थीटा। अब इसका मोटाई जो है, इस मोटाई का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो ये आर्क है ना, तो आर्क इक्वल टू क्या हो जाता है, ये थीटा है, ये आर है, तो एल इक्वल टू क्या हो जाता है, आर थीटा हो जाता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। ये आर है, मान लेते सेंटर से इसकी दूरी स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है ना इसके लिए, तो आर साइन थीटा। सेंटर से इसके एंड की दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी, तो इट इज इक्वल टू, मतलब इस सेंटर, सॉरी क्या बोल रहे हैं, इस रिंग का जो है सेंटर, उससे इसका दूरी जो मापते हैं हम लोग, तो वो क्या हो जाएगा x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos थीटा। यही ना ट्रेंगल, सॉरी हाँ ये ट्रेंगल है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो थीटा के सामने वाला p, ये क्या हो जाएगा b। तो b इक्वल टू क्या होता है, h cos थीटा। h का वैल्यू है r, तो r cos थीटा ये हो गया। अब जो है ये जो आपके सामने स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालेंगे, तो जो इसके लंबाई होगा और जो चौड़ाई होगा दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को इसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया जो मिलेगा वो हम लोगों को मिलेगा डी ए, एरिया इक्वल टू डी ए। तो डी ए इक्वल टू लंबाई कितना हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर, और मोटाई कितना है, आर डी थीटा। स्मॉल आर का वैल्यू है आर साइन थीटा, तो यहां लिख देते हैं आर साइन थीटा। तो 2 पाई आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा डी ए का वैल्यू, ठीक है। ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, ठीक है। तो एक समान रूप से जब ये चार्ज है तो इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा, क्योंकि कंडक्टर है तो कंडक्टर के सरफेस पे होता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में होता है। तो अगर हम लोग बात करें सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए हो जाएगा। डी क्यू क्या होगा, इस स्ट्रिप पर जितने चार्ज हैं इसको हम लोग बोलेंगे डी क्यू। स्ट्रिप पे चार्ज कितने हैं, वो है डी क्यू, ठीक है। तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा डी ए। तो डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डी ए का वैल्यू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ओके। अब जो है हम लोग
इंटीग्रेट जब करेंगे तो लोअर लिमिट ले लेंगे 0 डिग्री, अपर लिमिट ले लेंगे 90 डिग्री, है ना। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं कि इस रिंग के कारण एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E इज इक्वल टू कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग E इज इक्वल टू हो जाता है K Q X बाई एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल पावर 3/2, ये हो जाता है। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे तो अभी तो हम लोगों को इस रिंग के कारण क्या मिलेगा, DE, और इस DE को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को E मिलेगा। तो DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K के जगह पर K, Q के जगह पे DQ और X के जगह पर X कितना है, R cos थीटा, R cos थीटा बटा एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल पावर 3/2। यहां से देखिए R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 में R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो R स्क्वायर ही हो जाएगा। चलिए DE इज इक्वल टू K क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, DQ के जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, सिग्मा 2 पाई R स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, ये DQ के जगह पे इंटू R cos थीटा बटा ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर का होल 3/2 कितना हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा, R क्यूब। तो R स्क्वायर और R से R क्यूब को कैंसिल कर दिए, 2 से ये 2 और पाई से पाई, तो DE इज इक्वल टू हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा बाई 2 हो जाता है। तो DE इज इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट साइन 2 थीटा बाई 2 और डी थीटा। तो DE इज इक्वल टू सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, अब इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, साइन 2 थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक, तो 0 से π/2 तक, ओके। तो यहां पे हो जाएगा E बराबर सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, साइन थीटा का साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, π/2 से 0, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0। तो हम लोग सबसे पहले cos थीटा की जगह पे π/2 डालेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो cos π/2 हो जाएगा, तो cos पाई का वैल्यू होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2। E इज इक्वल टू सिग्मा 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/2 कर देते हैं, cos पाई माइनस 1/2 बाहर किए, cos 0 डिग्री, ठीक है। तो E का वैल्यू देखते हैं, E इक्वल क्या है सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू कितना हो जाता है -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2। फिर यहाँ पर देख लेते हैं इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो -1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2, ठीक है। तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट
1/2 कितना हो जाएगा 1, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हेमिस्फेरिकल बॉन्ड, है ना। तो इसको नोट कीजिए, है ना, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट, इन दोनों के अलावे हम लोग प्लेन शीट के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, लेकिन वो गॉस थ्योरम से काफ़ी आसान होगा और काफ़ी मतलब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए जब गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तब उसको हम लोग डिराइव करेंगे प्लेन शीट को, है ना, इनफाइनाइट प्लेन शीट को, या दो प्लेन शीट के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, या थिक शीट के लिए कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, सब ऑप्शन लगाकर हम लोग को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो लिखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसी को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, है ना। ये क्या होता है, देखिए जैसे किसी भी कंडक्टर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक इमेजिनरी लाइन के द्वारा दर्शाते हैं, और उसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को दर्शाने के लिए हम लोग एक इमेजिनरी लाइन यूज करते हैं, और उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना, उस प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। तो पहले लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन is represented by an imaginary line. These lines are called electric field lines. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इमेजिनरी लाइन, दीज लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना। ये जो फील्ड लाइन होता है ये दिखाता है कि कोई, इसी के अनुसार हम लोग को पता चलता है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत है और कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी अधिक हो, है ना, फील्ड लाइंस काफ़ी डेंस हो, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी काफ़ी अधिक होती है। जहाँ पर ये रेयरर पाए जाते हैं वहाँ पर उस फील्ड की इंटेंसिटी मिनिमम हो। ठीक है, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज देख लीजिए कि ये जो फील्ड लाइंस है ना, पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। तो ऐसे माना जाता है कि ये फील्ड लाइन जो है वो अनंत तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक, बट प्रैक्टिकली ये नहीं होता है ना। प्रैक्टिकली किसी फोर्स, मतलब ठीक है, थ्योरेटिकली हम माना जाएगा कि वहाँ पर जीरो फील्ड होगा, जीरो नहीं होगा, मतलब टेंस टू जीरो होगा, है ना, मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन लगभग वो नेग्लिजिबल होगा।
ऐसा माना जाता है कि इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी होती है, लेकिन प्रैक्टिकली में उससे कोई प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एक सर्टेन रीजन तक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। एक और चीज होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज के कारण देखेंगे तो बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। नेगेटिव चार्ज के लिए भी अंदर की तरफ जब फील्ड लाइन दिखाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है कि किसी फील्ड लाइन को स्ट्रेट लाइन के द्वारा दिखाया जा सके, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वहां पे उसका अपोजिट चार्ज मौजूद है। अगर अपोजिट चार्ज मौजूद है तो वो लाइन कभी भी स्ट्रेट नहीं हो सकता, वो कर्व होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं हम लोग कि फील्ड लाइंस of positive charge is in outward डायरेक्शन। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज की तरफ दिखा, देखिए ये आउटवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है और स्ट्रेट लाइन के द्वारा दिखाया जा रहा है ना, स्ट्रेट लाइन के द्वारा दिखाया जा रहा है। फील्ड लाइंस ऑफ नेगेटिव charge always in inward direction। जैसे हमारे पास ये एक नेगेटिव चार्ज है तो इसका डायरेक्शन चलिए यहां पर देखिए कि ये फील्ड लाइन जो है वो डॉट डॉट लाइन के द्वारा दिखाया जा रहा है और वो बता रहा है कि फील्ड जो है इनफाइनाइट तक है। फील्ड कहां तक है? इनफाइनाइट तक। ये भी दिखा रहा है कि फील्ड जो है इनफाइनाइट तक है ना। मतलब इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अनंत तक महसूस की जा सकती है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है ना, क्योंकि ये आइसोलेटेड पॉजिटिव और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इन आवर यूनिवर्स या फिर किसी भी तरह के किसी भी सिचुएशन में आइसोलेटेड पॉजिटिव और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज संभव नहीं है। ओके, तो पहले इसको नोट करते हैं, है ना, फिर हम लोग देखते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू फिगर से हम लोग को लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अनंत तक जाता है। फील्ड लाइन up to infinity, but
practically it is not possible. Practically it is not possible, है ना। अगला है कि आइसोलेटेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव charges are not possible। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज में एंड करता है ना। फील्ड लाइंस emitting from positive charges and terminating to नेगेटिव चार्जेस को चार्ज ही रहने दीजिए, है ना। कैसे, तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देखिए आइसोलेटेड विलगित धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसका देख लेते हैं, फील्ड लाइंस इमिटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग टू नेगेटिव चार्ज। धन आवेश से फील्ड लाइन निकलते हैं और ऋण आवेश में क्या होते हैं, समाप्त होते हैं ना। तो इसका देख लेते हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया आपके पास नेगेटिव चार्ज। तो ये यहाँ से निकलेगा और इसमें समाप्त होगा। बोलिए कि ये तो स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये सिंगल लाइन हो सकता है जो कि स्ट्रेट हो, है ना। उसके बाद ये कर्व होगा। पॉजिटिव चार्ज से निकला नेगेटिव चार्ज से ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, नेगेटिव चार्ज में इंड कर रहा है। और यही दिखा रहा है कि अट्रैक्शन। अगर रिपल्सन दिखाना पड़े इसी लाइन चार्ज से, है ना, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं जैसे दो सेम चार्ज में नेगेटिव होता है, रिपल्सन होता है। जैसे आप दो पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए,
ठीक है, तो ठीक है, ये कभी एक दूसरे को मर्ज नहीं हुए। पॉजिटिव चार्ज में यहां पे क्या दिखा रहा है, अट्रैक्शन दिखा रहा है, और यहां पर दिखा रहा है रिपल्सन, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव चार्ज पे जाकर इंड करता है, लेकिन और इसी से हम लोगों का अट्रैक्शन बॉन्ड दिखाई देता है। लेकिन अगर बात करें सेम चार्ज का तो प्लस रहे या फिर दोनों माइनस, तो माइनस रहेगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम लोगों को इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये है आपका पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट के डायरेक्शन में उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना। तो टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, है ना। तो इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। Tangent drawn to the point of tangent drawn to the point of to any point of field lines represent the direction of electric field at that point। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जैसे हम लोगों के पास ये है फील्ड लाइन, ठीक है। इस पॉइंट की बात करते हैं, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट हम लोगों ने खींचा ऐसे ही, तो ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर हम लोगों ने टेंजेंट खींचा ई, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इस पॉइंट पर खींचा हम लोगों ने टेंजेंट, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो जिस भी पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है कि क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं।
ऐसा क्यों कि अगर वो जैसे यहाँ पे एक फील्ड लाइन है और एक फील्ड यहाँ पे है, ये दोनों अगर काटते हैं तो एक चीज यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं कि किसी एक पॉइंट पर हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और स्पर्श रेखा एक खींचने का मतलब है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यूनिक होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो अगर एक दूसरे को काटता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इस पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो कि अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन ये संभव नहीं है ना। और इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो नोट कर लेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other if they do so at point of intersection, at point of intersection there are two tangents drawn which represent the different direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो कटान बिंदु पर दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं जो कि दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र रेखाओं को, विद्युत क्षेत्र की दिशाओं को निरूपित करते हैं। तो किसी एक बिंदु पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। क्लोज लूप मतलब क्या हुआ कि जहां से स्टार्ट हुए वहीं पे समाप्त कर जाए। तो अभी हम लोगों ने सबसे पहला रूल ही देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से इमिट करता है, निकलता है, और नेगेटिव चार्ज पर ही समाप्त होता है। मतलब कोई भी पॉजिटिव चार्ज एक ही, कोई भी फील्ड लाइंस एक ही चार्ज से स्टार्ट होकर उस पर समाप्त नहीं हो सकता। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never
में closed loop because field lines never starts and end at common point. क्या है? चार्ज किसी एक ही चार्ज से वो स्टार्ट और एंड नहीं कर सकता है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद घेरा नहीं बना। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुआ और पॉजिटिव चार्ज पे ही खत्म, ये संभव नहीं है। या नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होकर और नेगेटिव चार्ज पर खत्म, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं ये सरफेस से हमेशा नॉर्मली इमिट या नॉर्मली टर्मिनेट होते हैं, एंड भी करते हैं नॉर्मली, हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्योंकि चार्ज, देखिए कंडक्टर का जब भी सरफेस आता है, कंडक्टर की सरफेस की बात करें या फिर हम लोग पॉइंट चार्ज की बात करें, तो पॉइंट चार्ज का स्पेक्ट्रल सिमेट्री होता है और वो सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है। तो जब वो इमिट करता है तो वो स्ट्रेट लाइन में इमिट करता है ना। लेकिन अदर चार्ज उपस्थित रहता है, उसके इन्फ्लुएंस के कारण उसका पाथ जो होता है कर्व हो जाता है। तो जब भी वो स्ट्रेट पाथ से निकलेगा तो अपने सरफेस पे नेचुरली 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर जो है एंगल वो बनाएगा, है ना। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स start and end normally to the surface of conductor. Electric field lines starts and end normally to the surface of conductor. जैसे ये सरफेस में, तो यहाँ से अगर इमिट कर रहा है तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा। या फिर अगर टर्मिनेट भी हो रहा है तो भी यहाँ पर जो टेंजेंट खींचा जाएगा उससे 90 डिग्री होगा। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली इमिट करता है या नॉर्मली टर्मिनेट करता है। एक चीज याद रखिए कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होते हैं, या किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पार नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इनसाइड में चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस में होता है, इनसाइड में चार्ज नेट चार्ज 0 होता है, और इसी कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर को पेनिट्रेट या किसी कंडक्टर को आर पार नहीं कर पाता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन never cross the conductor, है ना? Because charges always appear on the surface of conductor, है ना? मतलब यहां से निकलेगा, सब जगह से निकलेगा, लेकिन यहाँ पर फील्ड लाइन नो फील्ड लाइन। अगर नेगेटिव की भी बात करें तो इधर से इंटर कर रहा है, यहाँ पे आके समाप्त, इधर से इंटर कर रहा है समाप्त, इधर से कर रहा है समाप्त, यहाँ पे कर रहा है समाप्त। नेगेटिव चार्ज में भी क्या जाएगा, ये आर पार नहीं कर पाता है। ये आर पार नहीं करता है, इसमें कोई भी फील्ड लाइंस नहीं होती। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का। तो फील्ड लाइन जो है जितना इमिट कर रहा है और या जितना टर्मिनेट कर रहा है, तो उसका जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो रिप्रेजेंट करता है ना अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना? अमाउंट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है जो फील्ड लाइन इमिट करता है या टर्मिनेट करता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, फील्ड लाइंस emitting और terminating to the conductor is directly proportional to the amount of चार्ज। ठीक है, जितना चार्ज सरफेस को लीव कर रहा है या सरफेस पे इंड कर रहा है
वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ चार्ज का, उस कंडक्टर के पास चार्ज कितना। अगर चार्ज बढ़ा देते हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग फील्ड लाइन की जो डेंसिटी होती है वो रिप्रेजेंट करती है कि उस पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी मजबूत है या कमजोर है ना। द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन represent the strength of electric field at that particular place, at that particular place, है ना। कि जैसे अगर मान लेते हैं तो ये रीजन जो देखिए काफी डेंस है और ये रीजन काफी रेयर है, ये है डेंसर और यह है रेयर। तो इस रीजन में E जो है मान लेते हैं ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है A, ठीक है। तो इस पॉइंट में EA है और इधर EB है, तो EA ग्रेटर देन EB, ठीक है। किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म को दिखाने के लिए हम लोग पैरेलल लाइन का यूज करते हैं। जैसे तो यहाँ पर अगर पॉइंट A है और यहाँ पर पॉइंट B है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है EA और यहाँ पर EB। अगर ये पैरेलल लाइन के द्वारा दिखाया जा रहा है तो EA बराबर EB, है ना। ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी जो है डिपेंड अभी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है उसके डेंसिटी से। अगर कोई रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा, कम एरिया में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अधिक होगी, और अधिक एरिया में कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को पैरेलल फील्ड लाइन के द्वारा दिखाया जाता है, इसका मतलब है कि वो फील्ड लाइन, वो फील्ड रीजन जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब वहाँ पर सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बराबर है। चाहे हम यहाँ पर निकाले, यहाँ पर निकाले, यहाँ पर निकाले, कहीं पे भी निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और उसके प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखेंगे, फिर हम लोग पोटेंशियल और फील्ड के बीच रिलेशन देखेंगे, है ना। और उस रिलेशन से हम लोग अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालेंगे, ओके।